हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न विद प्रियांशी पूजा पर। दोस्तों, आज मैं आपको करवाऊंगी कक्षा 5 का दूसरा पार्ट हिंदी का, जो कि है अदल बदल। तो दोस्तों, उस चैप्टर की मैं एक्सप्लेनेशन कर आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको मेरी वीडियो को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों, मैं इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी, लेकिन गाइस, बिना किसी देरी के चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। होली की सुहावनी शाम थी। बच्चे मोहल्ले के बीच में लगे नीम के पेड़ के नीचे खेल रहे थे। अमृत और इसब भी वहीं जा रहे थे या फिर जा पहुंचे, सेम ही अर्थ है। दोनों नई कमीज और नए निक्कर पहने थे, एक ही रंग, एक ही नाप के और सिले गए भी एक ही दिन। दोनों एक ही स्कूल में एक ही कक्षा में पढ़ते थे। दोनों के घर भी आमने सामने थे। दोनों के माता पिता का काम धंधा भी एक ही था, खेती। अंतर था तो केवल यह कि अमृत की माँ थी, पिताजी थे और 3 भाई थे, किंतु इसब की माँ नहीं थी, भाई नहीं थे, केवल पिताजी थे। तो इस पहले गद्यांश में पढ़ा हमने कि जो उस समय होली की सुहावनी शाम थी। बच्चे आप जैसे आपके मोहल्ले में एक बीच में पेड़ है, सबसे बीच में एक ही पेड़ है, तो उस पेड़ के नीचे खेल रहे थे। तो अमृत और इसब जो है वो भी वहीं पे जाके वहीं जा पहुँचे। तो दोनों ने एक ही जैसे कपड़े पहने हुए थे, एक ही रंग, एक ही नाप के, सिले भी एक ही दिन गए थे। उन दोनों के घर भी आमने सामने थे, मतलब सारी चीज कॉमन थी, बस एक ही अंदर था कि जो उसकी अमृत है, अमृत की माँ थी, पिताजी थे और 3 भाई थे, लेकिन इस सब की माँ नहीं थी, भाई नहीं थे और केवल पिताजी थे। हमने पहले गद्यांश में ये पढ़ा। अब बढ़ते हैं हम दूसरे गद्यांश की ओर। दूसरा गद्यांश। दोनों दोस्तों को एक जैसे कपड़ों में देखकर 2-3 लड़के बोल उठे, अरे ओ अमृत, सब कहीं अदल बदल न हो जाना। तो उन दोनों को एक जैसे कपड़े में देखकर 2-3 लड़कों ने बोला कि अरे ओ अमृत, सब कहीं आप गुम ना हो जाना। क्या बोला उन्होंने? कहीं आप दोनों गुम ना हो जाना, मतलब अदल बदल ना हो जाना। उन्हें समझ में, उन्हें लगा कि कहीं, मतलब ये समझे कि ये दोनों कहीं अदल बदल ना हो जाएं, क्योंकि सेम ही कपड़े पहने हुए थे, ड्रेस सेम ही पहने हुए थे। तो चलिए दोस्तों, तीसरे पैराग्राफ पे आते हैं, गद्यांश पे। एक लड़के को शरारत सूझी, बोला, भाई जरा लड़कर तो दिखाओ, देखें कि लड़ाई में भी बराबर हो या नहीं। एक लड़के को शरारत सूझी, उसने बोला कि एक बार लड़के तो दिखाओ हमें, हम भी देखें कि आप लड़ाई में भी बराबर हो या नहीं। वहाँ खड़े दूसरे लड़के भी कहने लगे, हाँ ठीक तो है, देखें तो सही कौन जीतता है। वहाँ जो और लड़के खड़े होते हैं और लोग खड़े होते हैं, वो भी बोलने लगते हैं हंस के कि हम भी तो देखें, ये ठीक ही तो कह रहा है, हम भी तो देखें कि दोनों सेम हैं और जीतता कौन है, इन दोनों में से सेम है भी या नहीं। वही बात है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इधर। इसब ने अमृत की ओर देखा। अमृत बोला, ना भाई ना, मेरी माँ तो मुझे मार डालेगी। तो अमृत ने बोला, इसब और अमृत ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर अमृत बोला, नहीं मैं तो नहीं लड़ूंगा, मेरी मम्मी तो मुझे मार डालेंगी, बिल्कुल, मतलब पिटाई कर देंगी। मार डालेंगी मतलब मार डालना वो नहीं बोला उन्होंने, उसका मतलब अर्थ है कि वो मुझे बहुत मारेंगी, चाटे, मतलब आप सभी तो पिटते होगे अपने पेरेंट्स से, तो वही उसने बोला है, अमृत ने। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। अमृत का डर ठीक था, क्योंकि चलते समय माँ ने चेतावनी दी थी, देखो जिद करके नए कपड़े बनवाए हैं, कहीं
फाड़े या गंदे किए तो देख लेना। अमृत का डर जो था वो भी सही था अपने माता पिताजी के प्रति, क्योंकि उसकी माँ ने उसको घर से बाहर निकलते समय ही चेतावनी दे दी थी कि बहुत जिद करके तुम्हारे पिताजी से उसके कपड़े बनवाए थे, अपने अमृत के कपड़े बनाए थे, तो कहीं उसे फाड़ और गंदे मत कर लेना। बात सही थी यह सुनकर कि सब ने नई कमीज और निक्कर सिलने के लिए दी है। अमृत ने भी माँ से सब जैसे कपड़े सिलवाने के लिए कहा था। माँ ने लाख समझाया कि सब के कपड़े तो फट गए थे और उसके अभी बिल्कुल ठीक है, पर अमृत नहीं माना था। वह अपनी जिद पर अड़ा रहा, स्कूल नहीं गया, खाना नहीं खाया, रात को घर पर सोया तक नहीं। आखिरकार माँ ने अमृत के पिताजी को समझा बुझाकर उसके लिए भी नए कपड़े सिलवा दिए थे। अब भला अमृत ऐसा काम कैसे कर सकता था जिससे कपड़ों को कोई नुकसान हो, और वैसे भी लड़ाई, और वह भी इस सब के साथ बिल्कुल नहीं। अब हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा कि बात भी सही थी उसकी, अमृत की, उसका यह सुनकर कि इस सब ने नई कमीज, उसने यह सुना इस सब के मुंह से, फिर किसी के भी मुंह से, टंग से, कि इस सब अपने नए कपड़े सिलवा रहा है। तो अमृत ने भी अपनी माँ से बोला कि मेरे लिए भी नए कपड़े सिलवाओ पिताजी से कहकर। तो माँ ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो तो समझने का नामो निशान ही नहीं था, समझने का। उसे कितना समझाया वो तब भी लड़ा रहा अपनी जिद पर, और उसने ना तो स्कूल गया, ना उसने खाना खाया, और ना ही रात भर वो घर में सोया। आखिरकार माँ ने अब उसके पिताजी से कह दिया, पिताजी को समझा बुझाकर कपड़े बनवा दिए अमृत के लिए। अब भला फिर अमृत कैसे उन कपड़ों को नुकसान करवा सकता था लड़ाई करके, है ना। तो वैसे भी वह लड़ाई अमृत के इस सब के साथ बिल्कुल नहीं करता। तो चलिए दूसरे पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। पर इतने में अचानक एक लड़का अमृत के गले में हाथ डालकर उसे खींच ले गया और बोला, चल हम दोनों लड़ते हैं। इतने में उसे एक लड़का खींच ले गया, मतलब उसे खींच कर कहीं पे ले गया, और उसने कहा अमृत से कि चलो हम दोनों लड़ते हैं। अमृत लड़ना नहीं चाहता था, वह छूटने की कोशिश करने लगा। देख कालिया, मैं मना कर रहा हूँ, छोड़ दे मुझे, देख छोड़ दे। अमृत ने उसका नाम, जो शरारती लड़का था जो उसे लेके गया था, उसका नाम कालिया था। तो अमृत उससे बोला कि मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ, तो मुझे छोड़ दो। इतने में इस सब से देखा न गया, वह गुस्से में कालिया को ललकारते हुए बीच में कूद पड़ा। आ मेरे सामने आ, तुझे अभी मजा चखाता हूँ। इस सब से ये सब कुछ देखा नहीं गया, और उसने बोला कि कालिया मेरे सामने आ, मैं देखता हूँ, मतलब वो देखेगा उससे वो मुकाबला करेगा। अभी मजा चखाता हूँ मैं, अभी मतलब सबक सिखाऊंगा तुम्हें। तो यहाँ तक हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पहले तो कालिया, इस वाले पैराग्राफ पे। तो अब हम आते हैं इस पैराग्राफ पे। पहले तो कालिया झिझक कर फिर शुरू हो गई कुश्ती। कुछ ही देर में जमीन पर पड़ा कालिया जोर जोर से रो रहा था। दूसरे लड़कों ने जब देखा कि हंसी हंसी को खेल उल्टा ही हो गया है, तो वे सारे भाग निकले। अमृत भी इस सब को लेकर भाग निकला। थोड़ी देर तक मतलब उसने जो कालिया था उसने सोचा कि लड़ ही लेता हूँ, क्या कर लेगा।
तो आपके साथ भी कई बार हो गया होगा, ये घटना घटी होगी। आपके किसी दोस्त ने ओवर कॉन्फिडेंस में आके आपको कभी गिराया और आपके दोस्त ने आपको बचा लिया हो, तो ऐसे ही उसको भी बचाया इस सब ने। फिर कुश्ती स्टार्ट हो गई इस सब और उस कालिया के बीच में। फिर कुश्ती स्टार्ट होने के बाद थोड़ी देर में वो कालिया जो था वो जमीन पे जोर जोर से रो रहा था देर का, है ना। तो दूसरे लड़कों ने जब उसे देखा तो वो सोचे कि हंसी हंसी का खेल कब कब में उल्टा हो गया। वो सारे भाग निकले और अमृत और सब भी फिर भाग निकले। कुछ देर आगे चलकर अमृत का ध्यान ईसब की फटी कमीज की तरफ गया। जेब के साथ डेढ़ प्रतिशत लंबा टुकड़ा लटक रहा था। दोनों ही ठिठक गए। आधी जेब बाहर को निकल पड़ी। दोनों की भयभीत आंखें उस टुकड़े पर जा चिपकी। अब तभी ईसब के अब्बा ने आवाज लगाई, अरे ओ ईसबा कहाँ गया रे। फिर अमृत का ध्यान ईसब का ध्यान अमृत की जेब पर गया। उसकी जो वो थी जेब वो फट चुकी थी। तो उसने मतलब डेढ़ प्रतिशत लंबा टुकड़ा लटक रहा था उसके जेब के पास। उनकी जो भयभीत आंखें थे, मतलब डरे हुए से थे, वो सहमे से उसकी जेब पे ही चिपक गई, बिल्कुल मतलब अटक गई। तभी ईसब के पिताजी ने आवाज लगाई, अरे ओ ईसबा कहाँ गया रे। तो चलते हैं अपने दूसरे पेज पर। सुनते ही दोनों के दिल की धड़कन तेज हो गई। दोनों को निश्चित रूप से मालूम था कि फटी हुई कमीज देखकर ईसब के अब्बा ईसब की चमड़ी उधेड़ देंगे। कितना कहने सुनने पर तो दुकानदार ने कपड़े उधार दिया था। फिर उन्होंने जैसी ही आवाज़ सुनी अपने पिताजी की, उसने मतलब जैसे ही उन्होंने आवाज़ सुनी तो उनकी धड़कन जो दिल की होती है ना, हार्ट बीट, वो बहुत तेज़ हो गई। और दोनों को निश्चित रूप से मालूम था कि फटी हुई कमीज देखकर उसके जो अब्बा थे ना, ईसब के अब्बा, मतलब अमृत के अब्बा, ईसब की चमड़ी उधेड़ लेंगे। तो इतना कहने सुनने के बाद दुकानदार जिससे अमृत ने वो खरीदाए थे, मतलब उधार लिए थे, कपड़े उधार बनवाए थे, तो इसीलिए उसके पिताजी अब्बा जी उसकी चमड़ी उधेड़ लेंगे। फिर से आवाज़ सुनाई दी, अरे ईसब कहाँ गया, यह कौन रो रहा है। दोनों को लगा कि ईसब के अब्बा उधर ही आ रही हैं। अमृत के दिमाग में बिजली सी कौधी मतलब होता है दिमाग में बिजली सी कौधना, मतलब इसका मतलब होता है अचानक विचार आना। मतलब जैसे उन्हें कोई विचार आइडिया आया हो। आपके साथ भी होगा जब आप मुश्किल समय में होते हो तो आपको भी अचानक से एक आइडिया आता है। तो उन दोनों को भी एक आइडिया आया। वह ईसब की तरफ ईसब को एक तरफ ले गया और अपनी कमीज उतारते हुए कहने लगा, चल जल्दी निकाल और ले मेरी पहन ले। मतलब उन दोनों ने अदला बदली कर ली कि आप मेरी पहन लो कमीज और मैं आपकी पहन लूँगा जल्दी से।
ईसब भौचक्का रह गया, बोला और तुम? ईसब जो था वो भौचक्का रह गया, आश्चर्यचकित रह गया। फिर बोला कि और तुम क्या पहनोगी? मैं तेरी पहन लूंगा। अदल बदल कर लेते हैं, जल्दी कर, कोई देख लेगा, अमृत ने कहा। उसने बोला कि मैं तुम्हारी पहन लूंगा। अदल बदल कर लेते हैं, अपनी कमीज को मतलब अदला बदली कर लेते हैं, जल्दी कर वरना कोई देख लेगा, अमृत ने कहा। ईसब उलझन में पड़ गया। उसने कहा, लेकिन तेरे पिताजी तो तुझे मारे बिना नहीं छोड़ेंगे। अमृत ईसब की कमीज उतारते हुए बोला, लेकिन मेरी तो माँ है नहीं, मतलब उसकी मम्मी जी नहीं है ना। तो अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। ईसब ने कई बार अमृत को अपने पिताजी की मार से बचने के लिए माँ के पीछे छिप जाते देखा था। फिर भी वह इस अदल बदल के लिए राजी नहीं था। तभी अब्बा की आवाज फिर सुनाई दी और ईसब ने झट से अपनी कमीज उतार दी। दोनों ने एक दूसरे की कमीज पहन ली और धड़कते दिल से घर की ओर चल दिए। त्योहार का दिन था, इसलिए अमृत की माँ ने थोड़ा गुस्सा दिखाकर उसके अपराध को माफ कर दिया। सुई और धागा लेकर कमीज का फटा हिस्सा सी भी दिया। दोनों बच्चों का डर और संकोच दूर हो गया। दोनों फिर गांव के बाहर निकल गए। उनके मन में अपूर्व आनंद था। मतलब ईसब के पिताजी तो उसे मार ही डालेंगे। कई बार मतलब ईसब ने अमृत को अपनी माँ के पीछे छुपता हुआ देखा था, लेकिन फिर भी वह राजी नहीं था। फिर भी वह इस अदल बदल के लिए राजी नहीं था। लेकिन उसके बाद दोबारा से मतलब तीसरी बार आवाज सुनाई दी उसके अब्बा जी की। ईसब ने झटपट से डर के मारे अपनी कमीज चेंज कर ली, मतलब अदल बदल कर ली। त्योहार का दिन था, मतलब धड़कते हुए दिल के साथ ये चले गए घर पे। फिर त्योहार का दिन था, तो अमृत की माँ ने थोड़ा सा गुस्सा किया, लेकिन उसके अपराध को माफ कर दिया और सुई और धागे से कमीज का फटा हिस्सा भी सी दिया। दोनों बच्चों का जो डर था ना, सहमे से हुए थे, वो डर और संकोच था वो दूर हो गया। दोनों फिर गांव में बाहर निकल गए। गांव में बाहर निकल गए। उनके मन में अपूर्व आनंद था। अपूर्व का मतलब क्या होगा? अपूर्व का मतलब है अनोखा, और संकोच का मतलब होता है झिझक। मैंने बताया ना, वो सहमे हुए थे, डरे हुए थे। जो उनके मन में सहमा डर था ना, वो भी दूर हो गया। और वो गांव में बाहर निकल कर उनके मन में बहुत ही ज्यादा फिर आनंद था, अनोखा सा आनंद था, नया सा आनंद आ गया था। नखरा दिखाई फिरे, दिन रात रुलाई फिरे, नखरा दिखाई फिरे, दिन रात रुलाई